कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। धान की फसल में जल प्रबंधन पर जानकारी, अगेती आलू की फसल से अधिक उपज हेतु बुवाई करने की तकनीकी, सूकरों के उचित विकास के लिए आहार प्रबंधन, प्रदेश में वर्षा इस समय समान ही हो रही है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक है तो कहीं कहीं कम हो रही है। ऐसी दशाओं में जिन किसानों ने धान की फसल ली है वे धान की फसल में किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर सुभाष चंद्र। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि धान जो है एक अधिक पानी चाहने वाली फसल है और इसी वजह से किसान जो है इसमें लगातार पानी भरते रहते हैं, परंतु यह देखा गया है कि इसको लगातार पानी देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नई ऐसी तकनीकें आई हैं, कुछ ऐसे नए सिंचाई के प्रबंध आए हैं जिसमें हम कम पानी देकर भी धान को उतना ही पैदावार ले सकते हैं जितनी कि हम पारंपरिक विधि से लेते हैं। तो अगर हम इसको धान को अलग अलग भूमि में देखें तो जो भारी मिट्टी होती है उसमें धान को लगभग 2 से 3 दिन पानी जब खेत में से ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद भी अगर सिंचाई करते रहते हैं तो धान की पैदावार में कोई कमी नहीं होती है। जो हल्की मिट्टी है उसमें यह गैप जो है लगभग 1 से 2 दिन का पाया गया है। तो 2 दिन के अंतराल पर भी हम यदि सिंचाई करते रहते हैं तो धान की पैदावार में कोई कमी नहीं पाई गई है। परंतु एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि धान को शुरू के दिनों में जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय इसको थोड़ा पानी ज़रूर चाहिए ताकि जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो सकें और उससे उनके कल्ले फूटने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, जो कि लगभग शुरू के अवस्था में पानी नहीं दे पाते, तो उनके लिए यह एक आवश्यक बात है कि कम से कम 1 या 2 दिन के अंतराल पर वो प्रारंभ के 15-20 दिन में पानी अवश्य दें। यदि एक बार ज़मीन में दरारें फट जाती हैं तो फिर उसमें जो घास मारने वाली दवा है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है और साथ ही साथ धान की फसल पे भी उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो आजकल कुछ ऐसी विधियां आई हैं जिसमें हम और भी पानी की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम धान को आजकल मेड़ों पे भी लगा रहे हैं, ऊंची क्यारियों पर या मेड़ों पर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, खाली जो नाली वाला हिस्सा होता है उसमें पानी देते हैं और नाली में से पानी रिस कर धान की जड़ों में जाता है। तो रोपाई वाले धान को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है मेड़ों के जो ढलान होते हैं उसके बीच में, और हम देख रहे हैं कि उसकी पैदावार, उसकी बढ़वार बहुत अच्छी हो रही है। तो यह एक विधि है कि हम धान को मेड़ों पर लगाकर भी पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरा, धान में कुछ
जो हमारे ये रासायनिक खादें हैं, इनके साथ साथ यदि हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक, जिनको हम जैसे FIM है, वर्मी कंपोस्ट है, ऐसी खादों का प्रयोग करें, विशेषकर हरी खाद, यदि हरी खाद का प्रयोग किया गया है तब भी इसमें पानी की बचत की जा सकती है, क्योंकि इन खादों को देने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है और जो कि सिंचाई अगर यदि कम भी है या पानी की कमी है तब भी धान की पैदावार अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आजकल हम लोग नए प्रयोगों में धान को जो टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई विधि है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, उसके द्वारा भी हम उसको उगा कर देख रहे हैं। और इसमें ये पाया गया है कि धान की सीधी बुआई जो है एक प्रयोग में, उसमें लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार पाई गई, क्योंकि इसमें हम पानी के साथ साथ खाद को भी डायरेक्टली पौधे के साथ दे सकते हैं। तो ये टपक सिंचाई एक नया आयाम है जो कि धान में पानी की बचत और साथ ही साथ अधिक पैदावार देने में सहायक हो सकता है। तो इस पर काफ़ी प्रयोग किए गए हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूं की भांति खेत को तैयार करते हैं और उसमें सीड ड्रिल से सीधे धान की बुआई कर देते हैं। तो इसमें जो कदेड़ करने में या पडलिंग करने में पानी लगता है उसकी बचत हो जाती है और उसके अतिरिक्त जो भूमि की दशा है या भूमि की फिजिकल कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी बनी रहती हैं। और इसके बाद हम जब गेहूं को लेते हैं तो उसकी पैदावार भी रोपाई वाले धान के तुलना में अधिक मिलती है। तो ये धान की सीधी बुआई एक नई विधि है, हालांकि यह काफ़ी सालों से चल रहा है इसके ऊपर काम, परंतु इसमें अभी उतनी पैदावार नहीं प्राप्त हो रही है, परंतु पानी की बचत इसमें अवश्य की मिली है। इसके बाद जब धान में बाली बनने की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा देखा गया है कि बुआई के लगभग 70 से 75 दिन बाद और रोपाई के लगभग 45 दिन बाद यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम पेनिकल इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था से लेकर धान में दाने भरने तक की अवस्था बहुत ही क्रांतिक है और इस दौरान धान में लगभग नमी अच्छी बनी रहनी चाहिए। यदि संभव हो तो 1 से 2 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा रखें और 1 से 2 दिन से अधिक खेत में पानी को ना सूखने दें। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पानी की काफ़ी अधिकता पाई जा रही है, तो जो कि निचले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में यदि हम धान की फसल लेते हैं तो उसमें पानी देने के साथ साथ पानी का निकास, जिसे हम जल निकास कहते हैं, बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए कि जिस समय हम धान की फसल को लगा रहे हैं उसी समय हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर अधिक बरसात होती है तो उसमें से पानी निकालने का प्राविधान प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि यदि धान में लगातार पानी खड़ा रहता है और धूप अधिक पड़ती है तो उससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और कुछ बीमारियां भी इससे अधिक लगती हैं। इसके साथ ही साथ इन क्षेत्रों में भी धान को थोड़ा जल्दी लगा देना चाहिए, ताकि जब तक उसमें पानी अधिक भरने की अवस्था है धान की फसल इतनी सुदृढ़ हो चुकी हो ताकि वो उस पानी को सहन कर सके। किसान भाइयों, मैं पुनः यह दोहराना चाहूँगा कि धान को लगातार पानी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह पानी अधिक चाहती है, परंतु इसमें पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि हल्की मिट्टी में 1 से 2 दिन के अंतराल पर और भारी मिट्टी में 2 से 3 दिन के अंतराल पर हम यदि सिंचाई करते रहते हैं, परंतु इसके साथ यह भी ध्यान देना है कि जिस समय दाना भरने की अवस्था होती है उस समय खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। तो आप इसमें करीब 10 से 15% और कुछ जगह पर 20% तक भी पानी की बचत कर सकते हैं, परंतु इस पे पैदावार पे कोई कमी नहीं आती है। हमारे जो किसान भाई अंगीठी आलू की बुआई करना चाहते हैं वे अंगीठी प्रजातियों का चयन करके इस समय बुआई कर सकते हैं, परंतु बुआई के समय कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं CSA कानपुर के डॉक्टर राजीव से। सर्वप्रथम आलू की खेती में बात आती है भूमि एवं भूमि की तैयारी की। आलू के लिए हल्की दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिस भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, आलू के लिए अच्छी होती है। जहाँ तक भूमि की तैयारी की बात है, इसके लिए मिट्टी पलट या कल्टीवेटर के साथ इस प्रकार तैयार करनी चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और मिट्टी की कणीय संरचना बनाए। जब आप खेत की अंतिम तैयारी कर रहे हों उसी समय
15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद, और इसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी मिट्टियों में सल्फर तत्व की कमी है तथा मिट्टी का पीएच मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए किसान भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का अवश्य प्रयोग करें। जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच मान नहीं बढ़ेगा और दूसरा जो है मिट्टी पोली रहेगी, जो कि आलू के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद सबसे अच्छी बात यह आती है कि प्रजातियों के चयन की। जो अगेती आलू की बुआई आप कर रहे हैं उसके लिए कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज ऐसी प्रजातियां हैं जिनका आप अगेती फसल के रूप में बुआई कर सकते हैं। कुफरी सूर्या एक नई प्रजाति है और अगेती प्रजाति तथा ये शुरू में उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखती है, अच्छा उत्पादन देती है और इसकी विशेषता ये है कि इसका खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अच्छी प्रजाति है, इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक अगेती फसल की बुआई की बात है, आलू की अगेती फसल मध्य सितंबर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जानी चाहिए। इस समय यदि आप बुआई करते हैं तो अगेती फसल से एक अच्छा लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बीज की गुणवत्ता का किसान को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि वो जातीय शुद्धता हो, दूसरी जो बीज आप बुआई करने जा रहे हो वो कीटों और रोगों से मुक्त हो, और इसके साथ साथ जो बीज का जो उचित आकार जिसको बताया जाता है कि जिसका वजन 25 से 30 ग्राम वजन हो वो अच्छा माना जाता है। जिस बीज का वजन 25 से 30 ग्राम हो उसकी 30 से 35 कुंटल बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। यदि इस हिसाब से यदि आप आलू की बुआई करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बुआई से पूर्व 3% बोरिक एसिड से अवश्य बीज को उपचारित कर लें ताकि जो एक आगे चल के फफूंद जनित रोग है उसका फसल पर जो है कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। जहाँ तक बात बुआई की विधि की आती है वो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। जहाँ तक बुआई के समय उर्वरकों की बात है, इसके लिए DAP 175 किलोग्राम, यूरिया 125 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 165 किलोग्राम इसका बुआई के समय प्रयोग करें। और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 25 किलोग्राम और बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करें। ये विशेष ध्यान रखें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को DAP के साथ कभी नहीं मिलाएं। ये बुआई के समय का उर्वरकों का प्रयोग था। इसके पश्चात फसल पर मिट्टी चढ़ाते समय जब फसल लगभग 30 से 35 दिन की होती है 200 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यदि आप आलू की एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मूंगफली की फसल में विभिन्न कीटों की रोकथाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सूकरों का पालन आज भूमिहीन किसान ही नहीं बल्कि बड़े व्यवसाय के रूप में छोटे और बड़े किसान भी करने लगे हैं। इस व्यवसाय में लाभ को बढ़ाने के लिए सूकरों का खान पान कैसे किया जाए, जानते हैं एक विशेषज्ञ से। सूकर पालन व्यवसाय मांस उत्पादन हेतु किया जाता है। मांस उत्पादन करने वाले पशुओं में सर्वाधिक बढ़ोतरी सूकर पशुओं में होती है। सूकर पालन व्यवसाय में होने वाले खर्च का सर्वाधिक खर्च आहार पर होता है। यह लगभग 60 से 70% होता है। यदि सूकर को कम लागत पर आहार तैयार करके दे दिया जाए तो इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो जन्म के तुरंत बाद सूकर पशुओं को कोलोस्ट्रम यानी माँ का दूध तुरंत पिलाना चाहिए और यह लगभग 4 दिन तक दिया जाता है। इसकी प्रवृत्ति दस्तावर होती है जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। 4 दिन तक कोलोस्ट्रम देने के बाद भी माँ का दूध लगातार पिलाते रहना चाहिए। उसके बाद 7 दिन की आयु पर उन्हें क्रीप आहार देना शुरू कर देना चाहिए।
क्रीप आहार में प्रोटीन लगभग 20% एवं ऊर्जा 3500, पचनीय ऊर्जा 3500 किलो कैलोरी होती है। पशुपालक क्रीप आहार खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस हेतु वह पिसी हुई मक्का 40 भाग, स्किम्ड मिल्क 10 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खल 10 भाग, तिल की खल 10 भाग, शीरा 10 भाग, मछली का चूर्ण 6 भाग, यीस्ट 2 भाग, खनिज लवण मिश्रण 2 भाग एवं विटामिन मिश्रण 10 ग्राम लेकर क्रीप आहार तैयार कर सकते हैं। इस लगभग 10 किलो का हो जाने पर इसके बाद इन्हें स्टार्टर आहार दिया जाता है। स्टार्टर आहार में प्रोटीन की मात्रा 22% एवं पचनीय ऊर्जा लगभग 3500 किलो कैलोरी होना चाहिए। स्टार्टर दाना तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 58 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खली 20 भाग, मछली का चूरा 10 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2 भाग लेना चाहिए। इसके बाद इसमें विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। जब शूकर पशु 20 किलो के हो जाते हैं तो उन्हें 20 से 50 किलो वजन तक ग्रोअर आहार दिया जाता है। ग्रोअर आहार में प्रोटीन की मात्रा 18% एवं पचनीय ऊर्जा 3300 किलो कैलोरी होना चाहिए। ग्रोअर आहार तैयार करने के लिए इस हेतु गेहूं का चोकर 70 भाग, मूंगफली की खल 20 भाग, मछली का चूरा 6.5 भाग, खनिज लवण मिश्रण 3 भाग एवं नमक 0.5% लेकर इसके साथ विटामिन मिश्रण भी 10 ग्राम मिला देना चाहिए। इसके बाद 50 किलो के बाद इन्हें फिनिशर दाना दिया जाता है। फिनिशर आहार तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 40 भाग, गेहूं का चोकर 23 भाग, चावल का चोकर 17 भाग, मूंगफली की खल 12 भाग, मछली का चूर्ण 5.5 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2.5 ग्राम और इसमें भी विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। फिनिशर दाने की मात्रा लगभग 25%, उनके भरपेट देने वाली मात्रा से लगभग 25% कम कर दी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में उनमें ज़्यादा वसा जमा होने लगता है। तो आजकल जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादातर कम वसा वाला मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसकी मात्रा जो है कम कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ इस अवस्था में उसे हरा चारा भी दिया जा सकता है। तो इन्हें मुख्य रूप से दलहनी चारे जैसे बरसीम, लूसन ये भी दिए जा सकते हैं। शूकर पालकों को मेरी सलाह है कि वे शूकर आहार प्रतिदिन सुबह एवं शाम पर्याप्त मात्रा में शूकर को दें। इसके साथ ही साथ स्वच्छ जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। मादा शूकर का गर्भकाल लगभग 110 से 115 दिन होता है। इसमें प्रारंभिक 2/3 भाग में तो अतिरिक्त दाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अंतिम गर्भावस्था के अंतिम तिहाई भाग में अलग से दाना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय भ्रूण का विकास तेजी से होता है और इस समय इसकी दाने की मात्रा लगातार बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन अंतिम 2-3 दिन पहले आहार में रेशे की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। इस हेतु दलिया दिया जा सकता है। और शूकर पशु जो मनुष्य के लिए या अन्य पशुओं के लिए जो अनुपयोगी खाद्य पदार्थ है उन्हें भी उपयोग में लाकर मांस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें जो किचन का वेस्ट होता है वह भी दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अनुपयोगी चीज़ें जो अन्य पशुओं को नहीं दी जा सकती वह भी खिलाकर इस व्यवसाय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अंत में शूकर पालकों को मेरी यही सलाह है कि जिस तरह मैंने बताया उस तरह से यदि आप आहार व्यवस्था अपनाएंगे तो निश्चित रूप से शूकर पालन व्यवसाय में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय पर मूंगफली बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और इस फसल पर प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जो कि इसकी फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, मूंगफली फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन प्रबंधन अपनाएं, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम का यह अंश। मूंगफली एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कीटों का आक्रमण। तो मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पीत शिरा मोजेक जैसे रोग का वाहक का कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में दूसरा कीट है दीमक। यह कीट मूंगफली की फसल का एक भयंकर कीट है। यह पौधों की जड़ों को काटकर नुकसान पहुँचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। असिंचित क्षेत्रों में इस कीट से फसल को ज्यादा क्षति देखी गई है। मूंगफली की फसल में लगने वाला तीसरा कीट है
सफेद सूंडी या व्हाइट ग्रव। इस कीट का प्रकोप मूंगफली की फसल में मध्य जुलाई से सितंबर तक ज्यादा देखा गया है। यह कीट फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसी में तीसरा कीट है बिहार रोमिल सूंडी। यह कीट मध्यम आकार का होता है, जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी सूंडी नारंगी रंग की होती है। यह पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्रिया बाधित होती है। इसी के अंतर्गत जो पांचवा कीट है वह है तंबाकू की इल्ली। इस कीट की सूंडी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी व काले हरे रंग की होती है। इसकी सूंडी पत्तियों को खाती है, जिससे उत्पादन में काफी हानि होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सस्य क्रियाओं के द्वारा कीट प्रबंधन पर। तो सर्वप्रथम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करें। कीटग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खेत की नियमित साफ सफाई करें, अर्थात खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खाद की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल के चारों ओर रक्षक फसल जैसे मक्का आदि का प्रयोग करें। आइए बात करते हैं इनके जैविक नियंत्रण के बारे में। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। इसके अतिरिक्त NPV 250 LE का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इससे फली छेदक व पत्ती भक्षक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। आइए बात करते हैं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रबंधन पर। इसके अंतर्गत खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए एवं खेत में टी आकार की खूंटियों का प्रयोग करें, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और कीटों को खाकर संख्या कम करेंगे। इतने उपाय करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप यदि आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाता है, तब रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करें, जिसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ मिला दें। सफेद सूंडी की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5% हेप्टाक्लोर या थीमेट 10%, दानेदार 15 किलोग्राम मात्रा भूमि में मिला दें। प्रौढ़ सूंडियों को खत्म करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। बिहार रोमिल सूंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, बरवापुर वाराणसी के बुलंद वर्मा ने आपने हल्दी की फसल में देख रेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो जल प्रबंधन की बात हल्दी की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि बरसात हो तो आवश्यकता से अधिक पानी को ड्रेन आउट करके निकालते रहें। यदि किसी कारणवश 15 दिन या 20 दिन में वर्षा ना हो तो किसान भाइयों इसमें 10 से 12 दिन बाद हल्की सिंचाई करें और इस तरह से अपनी फसल को हरा भरा बनाए रखें। हल्दी में हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, बताया था कि हल्दी में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 150 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। तो उसका प्रयोग कैसे करें? खेत की तैयारी के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 150 किलोग्राम पोटास खेत की तैयारी के समय मिला दें। मिला के फिर मेड़ों पे हल्दी की बुआई बताई गई विधि से करें। जो अवशेष नाइट्रोजन की मात्रा बची 80 किलोग्राम, हम इसको 2 भागों में बांट के एक तो 40 किलोग्राम मात्रा बुआई से
45 दिन बाद, 45 से 50 दिन बाद खेत में फैलाकर निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नियंत्रण करें तथा सिंचाई करते रहें। उसके बाद जो अवशेष मात्रा 40 किलोग्राम बचती है वो बुआई से 85 दिन बाद, जो इस समय फसल आप हल्दी की देख रहे हैं ये 80 से 85 दिन की है, तो इस समय किसान भाइयों जो अवशेष हल्दी की मात्रा, अवशेष नाइट्रोजन की मात्रा है यूरिया से, इस समय पौधों में डाल के और मिट्टी चढ़ाएं। जैसे ही हल्दी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें, पौधों में हल्की हल्की आर्दिंग या मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इससे क्या होगा, एक तो पौधों में मिट्टी चढ़ जाएगी, जो कंद राइजोम डेवलपमेंट ठीक से होगा। दूसरा, खेत को खरपतवार नियंत्रण मुक्त रखें, क्योंकि जो विभिन्न बीमारियों, कीड़े बीमारियों की विभिन्न अवस्थाएं खेत में खरपतवारों के बीच में रहती, इनको भी खेत से साफ सुथरा रखें, मिट्टी चढ़ाएं। एक बात ये जरूर है कि फसल की देख रेख रखें। इसमें लीफ ब्लाइट या पत्ती झुलसा की एक बीमारी कभी कभी आती है, पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं, जिससे कि उसका विपरीत प्रभाव हमारे जो हल्दी की जड़ या राइजोम के विकास पे पड़ता है, पौधा जल्दी सूख जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें कि अपने फसल की देखरेख रखें, और जब जरूरत पड़े तो यदि बीमारी हो तो वैज्ञानिक सलाह से या डाइथेनियम 45 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के फसल पे छिड़काव करें। तो इस तरह से आपकी फसल बीमारी मुक्त हो जाएगी। जल निकास की बात इसलिए कर रहे हैं, यदि हमने जल निकास की व्यवस्था ठीक से नहीं रखी तो इसमें कंद गलन की बीमारी लग जाती है, जिससे हमारी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। यदि कभी पत्तियों पे सूक्ष्म एफिड्स टाइप के रस चूसने वाले कीड़े रस चूसते हैं, यदि फसल में देखने को ऐसा मिले, वैसे तो फसल साफ सुथरी है, यदि ऐसा कुछ हो तो मोनोक्रोटोफास की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये इस समय किसान भाइयों हल्दी की फसल में कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये करते रहें तो निश्चित रूप से आपको हल्दी की फसल में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समस्याग्रस्त मृदा के सुधार में लैंड शिपिंग मॉडल का योगदान, अरहर में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।